morning class. So here we continue our chapter 3 genetics of class 10th. और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रीडिस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म. ठीक है, मतलब मेंडल की जो भी एक्सपेरिमेंट था उसकी रीडिस्कवरी करी थी 3 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और इनरीच टेस्मार्क. ठीक है, इनरीच वॉन टेस्मार्क था. एक था हॉलैंड का, एक कार्ल कार्ल कॉरेंस था जर्मनी, और वॉन टेस्मार्क था ऑस्ट्रिया का. ठीक है, तो ये रीडिस्कवरी पड़ी थी. अभी तक मैंने आपको कोई नोट्स लिखवाए नहीं है इसके, ये नोट्स मैं आपको एक साथ भेज दूंगी. ठीक है, पूरे 2 टॉपिक के एक साथ. तो आज हम हमारा सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेंडल के बारे में, मेंडल की हिस्ट्री के बारे में. फिर हम पढ़ा हमने मेंडलिज्म था, मतलब उसने कौन सी बुक में उसने वही कैरेक्टर क्यों चूज किए, पी प्लांट क्यों चूज किया, उसकी सक्सेस का रीजन क्या था, वगैरह वगैरह, ये सब हमने पढ़ा. पर उसके काम को उस टाइम पर अप्रिशिएट नहीं किया गया था, तो 3 साइंटिस्ट ने उस क्या करी? रीडिस्कवरी करी. ठीक है, उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉ को इन 1990 100 के अंदर. अब है ना, अब आपको पढ़नी है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडलिज्म. मेंडलिज्म ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी थी उसके बारे में आपको पढ़ना है. तो वो पढ़ने से पहले ना हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए. तो वो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी हमें सारी पता होनी चाहिए. टू अंडरस्टैंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इट नेसेसरी टू गो थ्रू द फॉलोइंग टर्म. ठीक है, मतलब हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या है सारा, है ना. तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं. सो फर्स्टली वी स्टार्ट. ठीक है, चलो शुरू करें हम. तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? जीन. फर्स्ट टर्म हमको क्या पता होना चाहिए? जीन. द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन. मतलब कि ये क्या लिखा है? वो फैक्टर जो कि कंट्रोल कर रहा है कोई एक कैरेक्टर को, हमारी बॉडी के किसी एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रही है यूनिट या फिर फैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. द वर्ड फैक्टर वाज यूज्ड बाय मेंडल. जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट दिया तो उन्होंने इस वर्ड को क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया था. बाद में ये जॉनसन आए थे, ठीक है, जॉनसन आया, इसने क्या बोला? उसे जीन बोला. ठीक है, तो आज हम उसे क्या बोल रहे हैं? फैक्टर को जीन बोल रहे हैं. और मेंडल ने उसे क्या बोला था? फैक्टर यूज किया था. मतलब अगर हम एग्जांपल ले कि है ना, हमारे हेयर का कलर कैसा है? ब्लैक है. ठीक है, किसी के हेयर का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा. तो सबके इसका एक अलग जीन है, हमारी बॉडी में इसका एक अलग जीन है, हमारी आंखों के कलर का एक अलग जीन है, हमारे स्किन के कलर का अलग जीन है. ठीक है, वैसे वैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर है सबका एक अलग 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 क्या है? जीन है. तो द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन. ठीक है, द फैक्टर विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन. ठीक है, अब हम बात करते हैं एलेलोमॉर्फ की या फिर एलील की. मतलब द टर्म एलेलोमॉर्फ, allele was used by for the factor representing the two alternate form of a gene. मतलब क्या लिखा है ये देखो, the genes T and T for tallness and dwarfness are alleles for height in a garden pea. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी के ऊपर तो उन्होंने 2 जीन देखे. ये तो था टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, और स्मॉल टी था ड्वार्फनेस, मतलब बोनापन. ठीक है, छोटा. और ये लंबाई के लिए था, और ये बोनापन, बोनापन जो था उसके लिए था. तो ये दोनों क्या है? एक जीन ये और एक जीन ये, उसी कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म. मतलब ये अगर लंबाई है तो ये क्या है? बोनापन है. तो जो अल्टरनेट फॉर्म्स है दो, उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? एलिल बोल रहे हैं. देखो, द एलिल टर्म was used for the factors representing the two alternate form of gene. मतलब 2 alternate form of gene क्या है? एलिल है. मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी के हाइट के कैरेक्टर की बात करते हैं पी प्लांट की, तो हाइट के कैरेक्टर का ये कैपिटल टी जीन है, वो लंबाई के लिए. ठीक है, टॉलनेस के लिए. और स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस के लिए है, मतलब बोनेपन के लिए. तो ये क्या है पता है आपका? पूरा ये आपका एलिल है. किसका एलिल है? हाइट वाले कैरेक्टर का एलिल है. तो एक एलिल के अंदर कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं. ठीक है, ये पूरा एलिल है, मतलब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिल. द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल. इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? टू अल्टरनेट फॉर्म of
जीन इज कॉल्ड एलील। तो समझ में आ गया एलील क्या है आपका। एक एलील के अंदर कितने जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं। मतलब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कि जीन टी है वो टॉलनेस के लिए, ये टी है वो उसके लिए ड्वार्फ है, ये दोनों क्या है, एलील्स है फॉर हाइट इन गार्डन टी। द जीन टी एंड टी फॉर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर एलील्स फॉर हाइट। ठीक है, ये एलील्स है हाइट के लिए। सॉरी, ये पूरा जीन है आपका, ये क्या है, पूरा जीन है। और जीन के अंदर कितने एलील है, 2 एलील है। इसीलिए हमने बोला है टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म, लंबाई और छोटेपन की, बोनेपन की 2 अल्टरनेट फॉर्म है। किसकी, जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म को क्या कहा जाता है, एलील। तो एक जीन के अंदर कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। ठीक है, तो आप लिख रहे द जीन टी एंड टी फॉर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर एलील फॉर हाइट। तो ये एलील किसका है, ये एलील है हाइट का। ये एलील है आपका हाइट का। जिस, ये एक जीन है और जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाती है, एलील कहलाती है। क्लियर है आपको, एक जीन के अंदर 2 एलील। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस की अगर हम बात करें तो देखो क्या है होमोजाइगस आपका, ये कोई एन इंडिविजुअल हु कंटेन आइडेंटिकल एलील। होमोजाइगस उसे बोलते हैं, वो इंडिविजुअल जिसके अंदर क्या है, तो आइडेंटिकल एलील एलील प्रेजेंट है। मतलब एलील आइडेंटिकल मतलब सेम है, कंटेन्स आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन। जीन के आइडेंटिकल एलील्स है। मतलब अगर हम बात करते हैं हाइट के जीन की, वापस अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या थे, देखो हाइट के जीन की अगर हम फिर से बात करें तो क्या थे वो, कैपिटल टी और ये, मतलब ये लंबाई का था और ये ड्वार्फनेस का और ये टॉलनेस का। तो ये लंबाई का जीन था आपका। तो यहाँ होमोजाइगस में क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल हु कंटेन आइडेंटिकल एलील। मतलब आइडेंटिकल एलील जिसके पास होंगे, या तो कैपिटल टी मतलब प्योर टॉलनेस है इसमें, और इसमें प्योर ड्वार्फनेस है। तो identical allele of a gene or factor of a character on his homologous chromosome is called a homozygous. सिंपल डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहो तो क्या होगी, an individual who contain two identical allele is called a homozygous individual। ठीक है, ये रहा आपका, an individual who contains identical alleles of a gene। ठीक है, who contains identical allele of gene is called homozygous individual। या फिर जीन की जगह यहाँ पे फैक्टर बोला है किसका, किसी कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल एलील होना। ठीक है, कोई किसी इंडिविजुअल में किसी कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल एलील्स होना, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर। होता क्या है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, आपने आपकी लास्ट क्लास में पढ़ा है, सेल चैप्टर जब पढ़ा था 9th में। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो फंक्शनल यूनिट होती है इसकी डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है ना जीन, जीन किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम भी कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो वो इंडिविजुअल जिसके पास कैसे एलील है, आइडेंटिकल एलील्स है, किसी कैरेक्टर के एलील कैसे, हाइट के कैरेक्टर के आइडेंटिकल एलील, तो ये इंडिविजुअल कौन सा हुआ, होमोलोगस इंडिविजुअल, या सॉरी होमोजाइगस इंडिविजुअल। और इसमें भी दोनों आइडेंटिकल एलील है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी टी एलील पेयर इज होमोजाइगस फॉर हाइट। ये टीटी एलील पेयर इज होमोजाइगस फॉर हाइट, एंड टीटी और टीटी इज अनदर एग्जांपल। मतलब ये स्मॉल टी एलील पेयर जो होगा वो होमोजाइगस होगा हाइट के लिए, वो भी ठीक है। अब अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करें तो जस्ट उल्टा, वो इंडिविजुअल हु कंटेन टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर ऑफ कैरेक्टर और टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन। मतलब किसी जीन के अंदर 2 डिफरेंट एलील प्रेजेंट होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। ये क्या थे, ये होमोजाइगस थे दोनों, और ये क्या हो जाएगा हमारा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल हु कंटेन टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, या फिर टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन ऑफ अ कैरेक्टर, या फिर ये लिखना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से कि, अभी याद देखो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको इतना लिखना था, द टर्म एलील वाज यूज्ड फॉर फैक्टर रिप्रेजेंटिंग टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पर है इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल हु कंटेन आइडेंटिकल एलील ऑफ अ जीन तक लिखकर, ऑफ अ जीन ऑफ अ कैरेक्टर, बस ऑफ अ जीन तक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये था आपका होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या था, एन इंडिविजुअल हु कंटेन टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर, या ये लिखना आप,
एन इंडिविजुअल हु कंटेन्स के बाद लिखना टू डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन ऑन हिज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? एन इंडिविजुअल हु कंटेन्स टू डिफरेंट एलील, मतलब वो इंडिविजुअल जो दो डिफरेंट एलील कंटेन करता है उसके जीन के अंदर, उसे कहाँ पर? उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर अंदर होते हैं जीन, क्रोमोसोम डीएनए और डीएनए में जीन। तो जीन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर आइडेंटिकल जीन है तो होमोजाइगस इंडिविजुअल, और आइडेंटिकल जीन नहीं है तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। क्लियर है आपको? डिफरेंट एलील ऑफ जीन। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप का मतलब होता है जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमें दिखता है। अगर हम किसी प्लांट को देख रहे हैं तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर हम क्या बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो जो दिख रहा है वो सारे उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाएंगे। जैसे उसमें पत्तियां है, लीफ प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है, बर्ड्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जैसे हम किसी ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, और इस तरह जो भी दिखता है ना, जैसे ये मोटा है, पतला है, इसके बाल काले हैं, वो दिखने में गोरा है। ठीक है, इस तरह से जो हमें दिखते हैं वो कैरेक्टर होते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और जो हमें नहीं दिखते वो होते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपका है external appearance of an individual, external appearance and functional trait of a living organism produced due to interaction of gene and environment is called phenotype। आप ज्यादा नहीं लिखो, तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि external appearance of an individual is called phenotype character, या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फंक्शनल ट्रेट, मतलब कि ट्रेड्स का मतलब होता है मतलब ट्रेड का मतलब आप बोल सकते हो गुण। ठीक है, गुण बोल सकते हो आप, मतलब कैरेक्टर ही हुआ। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस किसकी? जो फंक्शनल कैरेक्टर है हमारे, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शनल कैरेक्टर, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हमारी वो प्रोड्यूस जो होती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ जीन, मतलब जीन के इंटरेक्शन के कारण क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस जो प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। और जिनो जैसे कि टॉल प्लांट कैन बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हियर टॉलनेस इज फिनोटाइप। मतलब कि देखो, टॉलनेस, जैसे कि टॉलनेस कैन बी होमोजाइगस, टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस हो सकता है, मतलब कैपिटल टी, या फिर हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर टॉलनेस क्या है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। जैसे कि प्लांट अगर लंबा है तो मुझे दिखेगा, प्लांट अगर लंबा है तो मुझे दिखेगा ना। तो प्लांट लंबाई है, वो कौन सा कैरेक्टर है? फिनोटाइप कैरेक्टर है। पर वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है? उसका जीनोटाइप है जो हमें नहीं दिखता। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, मतलब अगर वो लंबा है तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर उसकी हाइट, प्लांट की हाइट अगर लंबी है तो वो या तो ऐसा होगा टॉल, प्योर टॉल, या फिर ऐसा होगा, मतलब ये है तो टॉल ही, दिखता कैसा है हमको? टॉल ही दिखता है। इसमें ये वाला जीन ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होता है, जो आगे होता है ना ये डोमिनेंट कहलाता है, यही वाला एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये आपको आगे मैं बताती हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, पर हमें बाहर से क्या दिख रहा है? सिर्फ लंबा है वही दिख रहा है, हमें ये नहीं पता कि उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैपिटल टी है या फिर कैपिटल स्मॉल टी है। ठीक है, तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या कहलाता है? किसी भी इंडिविजुअल का वो जीनोटाइप कहलाता है, जैसे कि प्योर होमोजाइगस ट्रॉल और इम्प्योर हेटेरोजाइगस ट्रॉल। तो हमें इसमें ये नहीं पता है कि प्योर होमोजाइगस ट्रॉल है या फिर हेटेरोजाइगस ट्रॉल है, होमोजाइगस ट्रॉल है या फिर हेटेरोजाइगस ट्रॉल है, हमें वो नहीं पता। पर टॉल है ये पता है, तो टॉल तो क्या है? फिनोटाइप। और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है उसका? प्योर है, मतलब प्योर या सॉरी, टॉल है वो तो हो जाएगा इसका फिनोटाइप, और होमोजाइगस ट्रॉल है या फिर हेटेरोजाइगस ट्रॉल है ये हमें कंफर्म नहीं होगा, तो वो होता है जीनोटाइप। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? देखो, द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, हम एक पेरेंट का, मेल और फीमेल का क्रॉस करवा के एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो वो मतलब देखो, इनको आपस में क्रॉस करवा के ऑफस्प्रिंग होती है जो, तो ये पहली जनरेशन कहलाती है, F1 जनरेशन। ये तो पेरेंट की जनरेशन है। फिर इसको किसी के साथ और क्रॉस करते तो और ऑफस्प्रिंग निकलती है, वो होती है F2 जनरेशन। तो देखो, वो वाला कैरेक्टर जो कि कहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है अपने आप से, इटसेल्फ F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड
डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा उसे, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो कि F1 में अपने आप एक्सप्रेस हो जाता है, और रिसेसिव वो होता है जो फेल हो जाता है एक्सप्रेस होने में, क्या हो जाता है, F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होने में फेल हो जाता है। और देखो कोई भी कैरेक्टर है जैसे कि टॉल है और तो और एक होता है ड्वार्फ, ठीक है, बोनापन और लंबाई, तो हमेशा जैसे पता है आपको, आपने टेबल में लिखे थे 7 कैरेक्टर, और वो 7 कैरेक्टर में आपने आप एक बार आपकी कॉपी खोल के देखेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट लिखे थे। तो टॉल था वो डोमिनेंट था, मतलब टॉल डोमिनेंट के होते हुए कभी भी रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, टॉल। यहाँ पे डोमिनेंट है, इसलिए रिसेसिव का क्या कैरेक्टर है, इसका टी का बोनापन, पर बोनापन नहीं दिख रहा है, प्लांट तो टॉल है, तो इसके होते हुए ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो ये होता है रिसेसिव, और डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है, पर जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, वो हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मतलब वो क्रॉस, मतलब इट इज अ क्रॉस मेड टू स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हम इधर इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं ना, तो एक ही कैरेक्टर की अगर स्टडी करेंगे हम, मतलब पेरेंट का एक कैरेक्टर, इसका एक कैरेक्टर, मतलब इसमें हम कलर ऑफ सीड का और कलर ऑफ सीड एक ही कैरेक्टर का क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड, मतलब मोनो का मतलब एक और हाइब्रिड का मतलब कैरेक्टर। इट इज अ क्रॉस मेड टू स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वो क्रॉस है जिसे हम बनाते हैं इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए, सिंगल पेयर ऑफ एलील या फिर कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम इधर कितने पेयर की स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। ट्राई हाइब्रिड मतलब 3 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। पॉली हाइब्रिड मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। और टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जो F1 जनरेशन आई ना, F1 जनरेशन आई उसका क्रॉस अगर हम रिसेसिव के साथ कराते हैं, रिसेसिव का मतलब होता है ये स्मॉल स्मॉल वाला रिसेसिव कहलाता है, ठीक है, मतलब ये रिसेसिव है टोल का, और ये कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल टी, कैपिटल टी है आपका डोमिनेंट, और ये है रिसेसिव, कैपिटल टी तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है, तो ये तो डोमिनेंट ही है ये दोनों, और ये अकेला क्या है, एक रिसेसिव वाला कैरेक्टर है। तो जब हम, ये मैं आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल की डेफिनेशन में आपको क्रॉस करवाते टाइम बताऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। अब है पेरेंटल जनरेशन, द प्लांट विच आर क्रॉस्ड टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन, मतलब वो प्लांट जिसे क्रॉस करवाया जाता है एक नया हाइब्रिड लेने के लिए या फिर नई ऑफस्प्रिंग लेने के लिए, उसे पेरेंटल, मतलब दो वो प्लांट जिनको आपस में क्या कराया गया, क्रॉस, एक नया इंडिविजुअल लेने के लिए, तो वो कौन सी जनरेशन हो जाती है, पेरेंटल जनरेशन हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर अभी हम बात करें, अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट डेफिनेशन की, तो वो है आपका, देखो फर्स्ट ये F1 जनरेशन क्या होती है, जो मैंने बताया था ना डोमिनेंट की डेफिनेशन, वो कैरेक्टर जो कि F1 में एक्सप्रेस हो जाता है वो होता है डोमिनेंट, और जो नहीं होता वो होता है रिसेसिव। तो द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जब आप क्रॉस करवाओगे, इस एक का दूसरे के साथ, पेरेंट पेरेंट का क्या करवाओगे, क्रॉस, तो जो नई ऑफस्प्रिंग मिलेगी तो उसे कहते हैं हम F1 जनरेशन। तो द फर्स्ट जनरेशन, वो फर्स्ट जनरेशन जो कि प्रोड्यूस की जाती है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ये, अगर ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ऐसा कभी नहीं होगा, या तो ये कैपिटल टी होगा या फिर ये स्मॉल टी, दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर ये कैपिटल टी और ये इस तरह से, इन दोनों, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, पेरेंटल पेरेंटल कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, या तो ऐसा भी नहीं हो सकता, और स्मॉल टी वाले भी नहीं हो सकते ये, या फिर अगर ऐसा है तो ये ऐसे भी नहीं हो सकते पेरेंटल जनरेशन, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल का क्रॉस करवा के जो
हमें फर्स्ट जनरेशन मिलती है वो क्या कहलाती है F1 जनरेशन। और F2 जनरेशन मतलब द हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। अब F1 का जो भी F1 आया उसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, दूसरे F1 के साथ, सेम सेम। फिर जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो कहलाती है F2 जनरेशन। अब है मोनोहाइब्रिड रेशियो, वो ये रेशियो जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिलता है उसे मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, और डाईहाइब्रिड रेशियो जो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस से मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्या था, क्रॉस जब एक ही कैरेक्टर के बीच करवाते, पेरेंट का मेल का एक कैरेक्टर फीमेल का एक कैरेक्टर, तो उससे मतलब मेल जैसे अब यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं टॉलनेस का, लंबाई का और बोनेपन का, तो एक ही कैरेक्टर का करवा रहे हैं तो वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रेशियो मिलता है वो होता है मोनोहाइब्रिड रेशियो, सेम की सेम डाईहाइब्रिड के लिए और सेम ट्राई हाइब्रिड के लिए। तो आपका यहाँ पर ये जेनेटिकली टर्म्स जो है वो क्लियर होते हैं। तो कल हम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये सारे टर्म्स यूज में लिए जाएंगे। अब तो अभी यहाँ पर आप ये सारे लिख लेना, सारे ही कैरेक्टर आपको क्या करने हैं, लिख लेने हैं। सारे कैरेक्टर आपको लिख लेने हैं, ये भी, ये सारे, और देखो कौन कौन से लिखने हैं आपको, ये लिख लेने, और देन फिर आपको लिखने हैं ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये लिखना है और ये दोनों आप लिख लेना। कल हम लॉ पढ़नी शुरू कर देंगे। 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है आपका, जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें टोटल 3 लॉ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तीनों के नाम भी अलग अलग है। हम कल पढ़ना, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो थैंक यू, आप ये सारा नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक के अंदर।